हेलो बच्चों, नागरिक शास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी अध्याय 1 पर और उस पर आधारित कुछ आपको प्रश्न भी दिए थे और उनमें से आपको बताया था कि अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आपको हल भी करना है। कई बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है, लिख करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजा भी है और कई बच्चों ने ये पूछा कि प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाता है, ये अभी तक उनको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। इसीलिए अगला अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। आज की कक्षा में हम लोग यही देखेंगे कि अलग अलग तरह के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, ताकि अगले अध्याय जब हम पढ़ें और उनका उत्तर लिखना हो तो आपको उसमें किसी भी तरह की परेशानी ना आए और बोर्ड परीक्षा में आप 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्न कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बार अब हम लोग आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। ये 1 नंबर के प्रश्न होते हैं और इस तरह के 10 प्रश्न आपसे होंगे। सामान्यतः बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर लिखना सबसे आसान होता है। इसमें होता यह है कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और 4 तरह के विकल्प आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप देखिए प्रश्न संख्या 1 में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न मैं भी आपसे पहले पूछ चुका हूँ और यहाँ उसी को उदाहरण के रूप में लेते हैं। अब इस तरह के प्रश्नों में 4 तरह के विकल्प होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है विकल्प ए नई दिल्ली, बी दिया हुआ है हरारे में, सी दिया है काहिरा और डी दिया है बेलग्रेड। इन चारों में से कोई एक होता है, पर बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि इनमें से सिर्फ ऐसे आप लिख देते हैं हरारे। लेकिन इसका सही तरीका ये होता है कि आप जो प्रश्न संख्या हो उसका उत्तर संख्या डालिए। जैसे ये देखिए, इसका उत्तर है डी बेलग्रेड। अब सेम ऐसे ही आपको उत्तर लिखते समय ध्यान में रखना होगा कि आप हेडिंग डालिए उत्तर संख्या 1, कॉलन लगाइए और जो डी विकल्प में लिखा हुआ है सेम टू सेम विकल्प के साथ आपको लिखना होता है। ठीक है, विकल्प के साथ का मतलब है कि अगर इसमें डी लिखा हुआ है तो आप भी अपने उत्तर में डी लिखेंगे और बेलग्रेड में जैसा कि लिखा हुआ है सेम वैसे ही उतार देंगे यहाँ पर बेलग्रेड में। तो अगर इस तरह बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएं और उनका उत्तर भी ठीक उसी तरीके से लिखा जाएगा। जो विकल्प सही होगा वो उस विकल्प को लिखना होगा और उस विकल्प में जो शब्द दिए होंगे, जो उत्तर दिया होगा, वो उन उत्तरों को भी लिखना होता है। एक दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, कब हुआ था। 4 उत्तर दिए हुए हैं इसमें। अब देखिए इसमें इस तरह के प्रश्नों में क्या है, कहीं भी आपसे क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपको फिल करना है एक तरह से। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, आगे डैश, डैश का मतलब कब हुआ था। अब पहला विकल्प आपका है जैसे 1945, 1949, 1961 और 1955 में, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब इनमें से उत्तर वाला आपका सही है सी 1961 में। तो आपको ठीक वैसे ही लिखना है जैसे ये प्रश्न संख्या 2 है, आपको लिखना है उत्तर संख्या 2। इसमें विकल्प सी है तो आपको भी विकल्प सी लिखना है। इसमें 1961 में लिखा है और आपने भी 1961 में लिख दिया। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, जो प्रश्न संख्या होगी वही उत्तर संख्या डालेंगे, जो विकल्प सही होगा वो विकल्प की संख्या डालेंगे ए बी सी डी में से जो, और उस विकल्प में जो भी लिखा होगा वो सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर। कल आपको दिया था अतिलघुत्तरीय प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इस हम लोगों ने 2 उदाहरण लिए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर है शीत युद्ध का क्या अर्थ है। एक प्रश्न लिया है साधारण सा कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है। ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अतिलघुत्तरीय प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर 1 से 2 लाइनों में दिया जा सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 से 50 शब्दों में इनका उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए 30 से 50 शब्दों में इसका उत्तर कैसे देंगे आप। सीधा सा है, शीत युद्ध का अर्थ। जितना आपसे पूछा जाएगा इसमें उतना ही लिखना है, उससे अधिक लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है आपको ज़्यादा आता हो या हो सकता है बिल्कुल नहीं आता हो। शीत युद्ध अगर नहीं आता है तो आपको याद करना पड़ेगा और इस क्लास के से समझना पड़ेगा। ज़्यादा आता है तो उसको संक्षिप्त कैसे करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि जितनी ही चीज़ें पूछी जाएँ उसको अत्यंत 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या करना है, इसमें लगभग सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाए और ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है जिसे आप सबसे आसान समझते हैं।
ये जितना बेहतर उत्तर देंगे आपको उतना अच्छा नंबर देगा। ये भी सामान्यतः 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, इस नाते बहुत बड़ा लिखने का कोई औचित्य नहीं। जितना ज़्यादा लिखेंगे आपका समय उतना जाएगा, किंतु मार्क्स तो एक ही हैं, एक से अधिक अंक आपको मिल नहीं सकते। तो शीत युद्ध का अर्थ देखिए कैसे लिखा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक शंका की थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध में हम लोगों ने पढ़ा था, शंका, भय, ईर्ष्या आधारित वाद विवादों, पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों, कूटनीतिक चालों, सैन्य शक्ति के प्रसार के द्वारा लड़े जाने वाले स्नायु युद्ध को, स्नायु युद्ध का मतलब एक तरह से मानसिक युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। बस 2 लाइनों में आपका उत्तर समाप्त हो गया। और इसमें वो सारी चीज़ें आ गई कि एक तरह का ये मानसिक युद्ध था और दूसरा किन के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था। तो 2 लाइनों में आपका उत्तर खत्म। उसी तरह से कुछ ऐसे प्रश्न जहाँ सीधे आपसे पूछा था और सीधे वैसे ही उत्तर लिख देना होता है। जैसे प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कहता है अमेरिकी गुट में किन्हीं 3 सदस्य देशों के नाम लिखें। सीधे से आप क्या करते हैं, बस सीधे डालते हैं पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जो भी आपको आता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो हो उसका उत्तर भी लिखना है और सीधे वैसे ही उसी जिस रूप में प्रश्न पूछा जाए उसी रूप में आप उसका उत्तर देंगे। आप लिखेंगे अमेरिकी गुट के 3 सदस्य थे, कौन कौन से, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। 5 पूछे तो आप 5 लिखेंगे, 6 पूछे तो 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर वो संख्या आप दिखाइए कि 3 सदस्य कौन कौन से देश हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर 1 पश्चिमी जर्मनी ऐसे, नंबर 2 ब्रिटेन और नंबर 3 ऐसे फ्रांस, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा होगा नंबर वाइज डाल करके कि 3 देशों के नाम बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। अब जो सबसे मुश्किल चीज़ आती है लघुत्तरीय प्रश्नों पर और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। एक, शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न है ये, शीत युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आप 50 से अधिक शब्दों में और 100 से 125 शब्दों में दे सकते हैं। 100 से 125 शब्दों का मतलब हुआ कि लगभग अगर आप 1-10 लाइन में लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 से 10 लाइनों के अंदर इसका उत्तर देना होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, कम से कम शब्दों में उत्तर लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कम शब्दों में आपको ज़्यादा बताना होता है। ये ध्यान रखिए कि जो प्रश्न पूछा जाए सीधे उसी पर फोकस करें, फालतू की कहानियाँ मत लिखें। बोर्ड परीक्षा की कापियों के दौरान हम लोगों को देखने में आता है कि प्रश्नों पर ना जाकर के बच्चे अन्य अप्रासंगिक चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखते हैं। वो लिखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, परीक्षा में आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। इसलिए जो प्रश्न आए और उसी पर ही फोकस करके आप उसका उत्तर लिखें। अब जैसे ये है, शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। सीधा सा पूछ रहा है कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला। इसको इस तरह भी घुमा के पूछ सकते हैं। अब आपके दिमाग में कम से कम जो जो प्रभाव पड़ रहे हैं मोटे मोटे तौर पर वो 4-5 चीज़ें जितनी भी आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखें, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम 4 चीज़ों पर आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया। पहला प्रभाव तो यही पड़ा, शीत युद्ध नहीं हुआ था तो विश्व में 2 गुटों का विभाजन नहीं होता। दूसरा, सैनिक गठबंधनों की राजनीति शुरू हुई। नाटो याद है आपको, वार्सा पैक्ट याद होगा, सीटो सेंटो ये सारे याद हैं। तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। 2 गुटों में नहीं होता तो गुटनिरपेक्ष होता ही नहीं, ना गुट और ना गुटनिरपेक्ष। और तीसरा था शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। चौथा, अगर ये 4 चीज़ें आपको याद हैं तो अब सिर्फ 1, 2, 3, 4 लिख करके काम नहीं चलेगा। अगर ये संक्षिप्त में प्रश्न पूछता है लघुत्तरीय प्रश्नों में तो आप ऐसे सिर्फ इतना लिख दीजिए कि राजनीतिक प्रभाव, विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया, सैनिक गठबंधनों की राजनीति शुरू हुई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति और शस्त्रीकरण को बढ़ावा। सिर्फ 4 पॉइंट्स लिख करके आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। लेकिन लघुत्तरीय प्रश्न है, इस साथ इनको एलिबोरेट करना होगा। एलिबोरेट का मतलब है कि इनकी व्याख्या करनी होगी। कैसे करेंगे इनकी व्याख्या, ये देखिए यहाँ पर। अब वो ऐसे लिखेंगे, ये रहा। अब आप यहाँ देखेंगे कम से कम 2, 3, 5, 6, 2, 8 से 9 लाइनों में इनका उत्तर है। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, आप सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे और नंबर 1, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। इसको आपको एलिबरेट करना है, इसकी व्याख्या करनी है। अब जैसे देखिए, इसमें मैंने लिखा कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय में प्रथम प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में विश्व 2 खेमों में विभक्त हो गया। खेमा मतलब गुट।
एक खेमा पूंजीवादी गुट कहलाया, कौन सा गुट था? अमेरिका का। और दूसरा साम्यवादी गुट कहलाया, कौन सा? सोवियत संघ का गुट। ठीक है, अब आपने ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी कि दो गुट हो गए, एक अमेरिका के नेतृत्व में, एक सोवियत संघ के नेतृत्व में हो गया, एक पूंजीवादी था और एक साम्यवादी था, इतनी व्याख्या कर दी। अब दूसरे आते हैं, सैनिक गठबंधनों की राजनीति शुरू हुई। आप लिखेंगे शीत युद्ध के कारण सैनिक गठबंधनों की राजनीति प्रारंभ हुई। आप चाहें तो इसमें नाटो का नाम NATO नाटो और वारसा पैक्ट भी बता सकते हैं। ये नाटो और वारसा पैक्ट दो तरह के सैनिक गठबंधन इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण रहे। ठीक। तीसरा आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। अब क्या बताएंगे? शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने दोनों गुटों से अपने को अलग रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बनना उचित समझा कि पूरी दुनिया जहां दो गुटों में विभाजित थी, कुछ समय बाद 1960-61 के दौरान बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई और 25 देशों ने भाग लिया। चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं या इतना बता सकते हैं कि 9 स्वतंत्र देशों का एक संगठन था, एक तरह से ये आंदोलन था। ठीक। चौथी चीज़ आप बताएंगे शस्त्रीकरण को बढ़ावा। शीत युद्ध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव यह पड़ा कि इसने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। दोनों गुट खतरनाक शस्त्रों का संग्रह करने लगे, नए नए हथियार आने लगे। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। सबसे मुश्किल चीज़ जो आती है आप लोगों को, और वह है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। तो आइए देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखे जाएंगे। अब मान लेते हैं कि अगर यही प्रश्न विस्तृत उत्तरीय आ जाए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अक्सर आप देखेंगे बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उसमें दो प्रश्न जुड़े होते हैं। जैसे ठीक यही प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा, शीत युद्ध का प्रभाव। अब इसमें अगर इसको विस्तृत उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा तो इसमें पूछेगा आपसे कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभाव को विस्तार से बताइए। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर कम से कम 200 शब्दों से 200 से 250 शब्दों से या उससे अधिक होना चाहिए। देखिए तो प्रश्न वही है लघु उत्तरीय वाला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव। वहाँ भी आपने 4 चीज़ें बता दी क्योंकि आपको संक्षिप्त में लिखना था, बहुत ज़्यादा न तो अत्यधिक छोटा लिखना था न अत्यधिक बड़ा लिखना था। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको क्या बताना, दो प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं। एक है शीत युद्ध का प्रभाव और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव। ये दो प्रश्न एक तरह से जो है दोनों का उत्तर अलग अलग लिखना है। तो पहली चीज़ आपको लिखनी है शीत युद्ध का प्रभाव, ये आपके माइंड में रहे। दूसरा लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव। अब आप विस्तार देंगे इसको, जो लघु उत्तरीय में 4 चीज़ों पर हम लोगों ने लिख करके और समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर उसको बड़ा करना है। कैसे समझाएंगे उसको ज़्यादा विस्तृत? अब आप प्रभाव में 2 रूप में देखेंगे कि एक शीत युद्ध का सकारात्मक प्रभाव क्या रहा। कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई होंगी शीत युद्ध के दौरान, या हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं। और दूसरा देखेंगे उसका नकारात्मक प्रभाव क्या रहा। ये 2 अलग अलग चीज़ें। अच्छे कोई भी घटना होती है तो उसके 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं, कुछ सकारात्मक या नकारात्मक। तो आपको शीत युद्ध के प्रभाव को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से देखना है। जबकि लघु उत्तरीय में क्या किया था, हमने सिर्फ 4 चीज़ों पर फोकस करके उत्तर समाप्त कर दिया। यहाँ आपको डिटेल्स में बताना, आपके पास पूरा समय लिखने का। अब आप ये जानेंगे कि सकारात्मक प्रभाव क्या क्या होता है। तो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई, ये बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि इससे सकारात्मक मतलब जो अच्छा हो, इससे जो नए स्वतंत्र देश आज़ाद हो रहे थे उनको फिर से नव उपनिवेशवाद में नहीं जाना पड़ा, उनकी गुलामी से मुक्ति मिली और उनकी विदेश नीति एक तरह से स्वतंत्र हुई। दूसरा प्रभाव, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। एक नई चीज़ आई कि हमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा है। शीत युद्ध नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और तीसरा हुआ प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजी, वो चाहे हथियारों के लिए हुआ, लोग नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढते थे कि कौन से नए हथियार बना लें, और उससे हमें उद्योगों को भी लाभ हुआ। तो इस तरह से 3 सकारात्मक परिणाम आपको दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी आपको दिखाई पड़े तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले अपने दिमाग में आपको रखना है कि हमें सकारात्मक परिणामों में कौन कौन सी चीज़ लिखनी है। ठीक। उसी तरह से आप देखेंगे तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया, सैन्य गठबंधनों का उद्भव हुआ, शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, निःशस्त्रीकरण की असफलता हुई। ये भी तो हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी हैं। चौथा, निःशस्त्रीकरण की असफलता। उसी समय चलता कि शस्त्र नहीं होने चाहिए, शस्त्र नहीं होंगे तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ, शस्त्र बढ़ते गए तो निःशस्त्रीकरण एक तरह से फेल हो गया। और उसी तरह भय तथा संदेह के वातावरण का जन्म। हमेशा हर राष्ट्र सोचता था कि जो
कब कब युद्ध हो जाए। उसी तरह से गुट निरपेक्ष देशों पर संदेह भी किया जाता था कि ये किसी भी गुट में नहीं है, तो दोनों गुट संदेह करते थे कि ये इधर है या उधर है, या हर राष्ट्र पर संदेह होता था कि कब कौन किसकी मदद कर देगा। और दूसरा था परमाणु युद्ध का भय। एक डर हमेशा बना रहता था कि दोनों गुटों के पास परमाणु बम है, कभी भी युद्ध छिड़ेगा तो परमाणु युद्ध हो जाएगा, पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 आपको नकारात्मक प्रभाव आपके पास पता है। इससे अधिक आपको पता हो तो वो भी लिख सकते हैं, पर समय का ध्यान में रखना है आपको कि उस निश्चित समय सीमा के अंदर लिखना है। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया कि पहला हमें शीत युद्ध का लिखना है, अर्थ लिखना है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ शीत युद्ध का अभिप्राय या अर्थ और शीत युद्ध का प्रभाव। प्रभाव में एक सकारात्मक लिखना है, नकारात्मक लिखना है। सकारात्मक में हमें 3 चीज़ें लिखनी है और नकारात्मक में हमें 6 चीज़ें लिखनी है। क्लियर है? ये सबसे पहले जब आपके मस्तिष्क में होगा तब आप इसका उत्तर बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जब प्रश्न पूछा जाए वैसे ही दिमाग में सोच लीजिए कि क्या क्या करना है, और नहीं समझ में आए कि कैसे करना है तो आप सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए। ये पूछ क्या रहा है? शीत युद्ध का अभिप्राय नंबर 1 और नंबर 2 शीत युद्ध पर प्रभाव। 2 चीज़ें यही हेडिंग लिखनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखते हैं इनको। यहां पर इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जैसे शीत युद्ध का अभिप्राय, सबसे पहली चीज आपने एक हेडिंग डाली शीत युद्ध का अभिप्राय, और ये बताना शुरू किया कि शीत युद्ध से अभिप्राय उस अवस्था से जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य युद्ध तो हुआ लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। इस स्थिति में शीत युद्ध के नाम से जाने जाते। युद्ध नहीं हुआ था, शीत युद्ध पर युद्ध की स्थिति बनी थी, यही शीत युद्ध कहलाता है। तो 3 से 4 लाइनों में आपने शीत युद्ध का अभिप्राय बता दिया। ठीक है, जनरली ऐसे प्रश्न 8 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपका लगभग 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया। इस पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। अब दूसरा आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव। एक हेडिंग ये डाली और इसमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के अनेक प्रभाव पड़े, उनको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में बांट सकते हैं। अब आपने पहले बताया शीत युद्ध का सकारात्मक प्रभाव। अब यहाँ प्रभाव क्या बताया? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन देने दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध के भयावहता के कारण संपूर्ण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भी प्रोत्साहन मिला था। अब इसमें क्या क्या हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। ये कैसे गुटा 2 गुटों में बंट गया। उसके बाद नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक, प्रौद्योगिकी विकास हुआ। ये हो गया, अपने सकारात्मक परिणाम बता दिए। परमाणु शक्ति में नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, परमाणु ऊर्जा का विकास होता गया, कि ये अच्छी चीज़ें हुई। और इसी के साथ आप बताएंगे कि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए। कैसे? विश्व के 2 गुटों में विभाजन। अब आपको इसी चीज़ों को लिखना है कि शीत युद्ध के कारण विश्व का 2 गुटों में विभाजन हुआ। एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में, दूसरा सोवियत संघ के हाथों में। दोनों गुटों में सम्मिलित देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का समझौता करना पड़ा, और किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुए अपने गुट को महाशक्ति द्वारा दबाव डाला गया। तो ये एक नकारात्मक परिणाम था। सैन्य गठबंधनों का उदय हुआ। आप नाटो और सीटो भी लिख सकते हैं। शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, किससे? शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। और निशस्त्रीकरण को असफल हुआ, कि जितने भी प्रयास उस समय लगातार चल रहे थे निशस्त्रीकरण के लिए, वो असफल रहे। अस्त्र शस्त्रों की होड़ बढ़ती गई। भय तथा संदेह का वातावरण जन्म लिया। भय और संदेह के वातावरण का जन्म जो शीत युद्ध की समाप्ति तक निरंतर बना रहा। परमाणु युद्ध का भय हमेशा बना रहा, क्योंकि सब लोगों ने देखा था ना, जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था, जापान पर परमाणु बम जो गिराए गए, उसका दुष्प्रभाव लगभग सभी देशों ने देखा था। सोवियत संघ ने परमाणु अस्त्रों का विकास कर लिया। ठीक, दोनों के मध्य सख्त संतुलन स्थापित हो गया। सैन्य स्पर्धा भी बनी रही। क्यूबा मिसाइल संकट के समय विश्व को लगने लगा था कि कभी भी परमाणु युद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक तरह से डर विद्यमान रहा। तो आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में अंतर और उसको लिखने की कला अब पता है। अब आप इस तरह से जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, प्रश्न पुस्तिका आपको एक हमने सौंपी है, उसमें अलग अलग तरह के लगभग 7-8 प्रश्न दिए हुए हैं। 8-10 प्रश्न होंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के, कुछ प्रश्न होंगे लघुत्तरीय प्रश्न, और 2-4 प्रश्न होंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के। तो अब इस हिसाब से आप उनका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। नहीं लिख पाते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको उनका उत्तर भी दूंगा। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू।